हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लेक्चर 5। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से पर्सन स्पेसिफिक रिलीफ के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं और किन के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15, जो कि बात कर रहा है हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सबसे पहले है एनी पार्टी देयर टू। कहते कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकती हैं। ए और बी हैं, तो ए और बी दोनों में से कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है। सेकंड है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। जो भी कहते पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, और या फिर जो प्रिंसिपल है, अगर किसी एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एजेंट तो कर ही सकता है, साथ में जो प्रिंसिपल है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है बेनिफिशियरी। कहते हैं जो टू द कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियरी होता है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए है और बी है। अभी क्या है, ए के फादर हैं और बी के फादर हैं। अब क्या करते हैं, ए के फादर बी के फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो बी का फादर है वो ए जो डॉटर है इसकी ए के लिए क्या करेगा, उसको एक खर्चा दिया करेगा अगर ए मैरिज कर लेती है विद बी जो कि एफ का सन है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ए के फादर के बीच में और बी के फादर के बीच में हुआ है, बट यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है, ए है, क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस केस में जो ए है वो बेनिफिशियरी हो जाता है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकती है फ्रॉम बीज फादर। तो बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिमाइंडर मैन, कि जो रिमाइंडर मैन है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब ये रिमाइंडर मैन क्या होते हैं, मान लीजिए एक ए है, बी है और सी है। अभी क्या है, जो ए है वो होता है रिवर्जनर, जिसकी प्रॉपर्टी है वो हो गया रिवर्जनर। वो क्या करता है, फॉर लाइफ टाइम बी को प्रॉपर्टी देता है एंड एब्सोल्युटली उसको ट्रांसफर कर देता है टू द सी। तो इस केस में क्या हो गया, जो ए बन गया वो तो रिवर्जनर हो गया, जो बी हो गया वो है लाइफ टाइम जो उसको प्रॉपर्टी मिली है उसका लाइफ इंटरेस्ट हो गया, और जो सी है वो रिमाइंडर मैन है जिसके पास एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी जानी है। तो इस केस में कहते हैं जो रिमाइंडर मैन है जो कि सी है वो क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है। जैसे कि क्या हुआ कि जो बी है उसके पास फॉर लाइफ टाइम प्रॉपर्टी आई है, तो वो किसी डी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कर लेता है। तो इस केस में अगर डी ने कोई ब्रीच किया है या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो सी है वो भी डी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। नेक्स्ट आता है रिवर्जनर इन पोजेशन। तो कहते हैं जो रिवर्जनर है, यहाँ पे ये तो रिमाइंडर मैन था, ये था रिवर्जनर, तो कहते हैं जो रिवर्जनर है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है रिवर्जनर इन रिमाइंडर मैन। अब इसमें क्या है, रिवर्जनर ही है ये, यहाँ पे क्या है कि डी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बी की डेथ हो जाती है, सी की भी डेथ हो जाती है, ये रिमाइंडर मैन था एक्चुअल में। तो अब क्या बच गया, कौन बचा, सिर्फ ए बच गया। तो प्रॉपर्टी अब वापस किसके पास जानी है, ए के पास ही जानी है। तो अगर डी ने कोई ब्रीच किया है तो ए क्या कर सकता है, यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। तो वो रिवर्जनर भी है और रिमाइंडर मैन भी है, तो रिवर्जनर इन रिमाइंडर मैन जो पर्सन है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो ये क्लॉज है इसको 2018 में ऐड किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वहां पे भी जो कर सकते हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है, एक पार्टनरशिप होती है जो कि हम पार्टनरशिप एक्ट के अंडर पढ़ते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो किसी के भी मिसकंडक्ट के लिए, किसी के भी फ्रॉड के लिए जो दूसरा पार्टनर है वो लाइबल होता है। बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में क्या है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो टू सम एक्सटेंट होती है, अपने अपने शेयर के लिए होती है, तो लिमिटेड उनकी जो लाइबिलिटीज हैं, तो वो इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। तो 2018 में इसको भी ऐड किया गया है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाले केसेस हैं वहां पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो हो सकती है।
उसके बाद आता है जो न्यूली अमेलगमेटेड कंपनी है। जैसे कि पहले कोई एक कंपनी है, उसका क्या है, बाद में वो किसी और कंपनी के साथ मिल जाती है, अमेलगमेट हो जाती है, तो उसके बाद एक नई कंपनी बनेगी। तो जो न्यूली अमेलगमेटेड कंपनी है वो पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है। उसके बाद आता है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, कि कोई अगर नई कंपनी बनी है तो उसके बिहाफ पे अगर पहले किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकते हैं। तो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जो, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 16 जो कि पर्सनल बार्स टू द रिलीफ की बात करता है। तो इसमें भी 2018 के बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, हम वो भी कवर करेंगे। तो इसके जो एक क्लॉज है उसी में सबसे पहले अमेंडमेंट की गई है। तो हम पहले 2018 से पहले वाला देखते हैं कि पहले क्या था। पहले था कि नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर कंपनसेशन, के जो भी पर्सन है अगर वो कंपनसेशन ही क्लेम नहीं कर सकता तो वो कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी पर्सन ने अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सके। तो यहाँ पे अगर वो कंपनसेशन ही क्लेम नहीं कर सकता तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम नहीं कर सकता। बट अब क्या हुआ है, 2018 की अमेंडमेंट के बाद क्या चेंज कर दिया गया है कि जिस पर्सन ने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20 क्लेम कर ली है, ऑब्टेन कर ली है, तो वो पर्सन भी क्या है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर्सन को सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस मिल ही चुकी है, तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे कि सेक्शन 20 एक्चुअल में बात क्या करता है। जब हम सेक्शन 20 करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि 20 सेक्शन में क्या कुछ बताया गया है कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या है और क्या क्या कंडीशंस हैं उसके लिए। उसके बाद आता है इसकी बी क्लॉज। उसमें क्या बताया गया है कि अगर पर्सन है वो इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अगर पर्सन खुद ही केपेबल नहीं रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम नहीं कर सकता है। इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, मान लीजिए कि पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इंसॉल्वेंसी के केस में वो खुद ही परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है वायलेट्स एनी इसेंशियल टर्म, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई इसेंशियल टर्म को ही वायलेट कर देता है तो उस केस में भी जो पर्सन है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक प्रॉपर्टी को लेके, उस प्रॉपर्टी में कुछ ट्रीज लगे हुए थे, उन्हीं ट्रीज की वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अच्छी थी। बट ए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करता है, उन ट्रीज को काट देता है। अब क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगी, तो उसने क्या किया है, जो इसेंशियल टर्म है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसी को वायलेट कर दिया है। तो इस केस में ए जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तरफ से इसेंशियल टर्म का ब्रीच हुआ है। नेक्स्ट है एक्ट्स इन फ्रॉड एट वेरिएंस इन सबवर्जन, अगर पर्सन ने इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को ब्रीच की कंडीशन की है तो उस केस में भी क्या होगा, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो क्लेम नहीं कर सकता। मान लीजिए कि पर्सन है ए और बी है, उन दोनों के बीच में कोई प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ने बी को बोला है कि इस बिल्डिंग में ये पर्टिकुलर मटेरियल ही लगना चाहिए, बट बी क्या करता है, वो मटेरियल यूज ही नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर बी जो है, क्योंकि उसी ने जो टर्म्स हैं वो उनको वायलेट किया है, उसने फ्रॉड किया है, तो इस केस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, उसमें बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म्ड और ऑलवेज रेडी एंड विलिंग, कि जो पर्सन, जो प्लेंटिव है वो खुद ही, जो पर्सन क्लेम कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो खुद ही प्रूव करने से फेल हो गया है कि उसने एक्चुअल में अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, या फिर वो एक्चुअल में रेडी एंड विलिंग है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। अब रेडी एंड विलिंग का क्या मतलब है, रेडी का मतलब है कि उस पर्सन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, एंड विलिंगनेस का क्या मतलब है कि उसकी डिजायर है, उसकी एक्चुअल में इच्छा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता है। अब इसके साथ में आता है ये प्रूव, इसमें चेंजेस हुए हैं 2018 से पहले इसमें क्या था, टू एवर एंड प्रूव, कि पर्सन फेल हो जाता है ना, तो वो एवर का मतलब क्या है कि जो उसकी प्लीडिंग्स हैं, जो उसने प्लेंट फाइल की है उसमें भी वो ये चीज मेंशन नहीं करता। टू प्रूव का मतलब कि वो कोई एविडेंस भी लीड नहीं कर रहा है, तो कहते पहले उसको अपनी जो प्लीडिंग थी उसमें भी लिखना पड़ता था एंड बाद में उसको प्रूव भी करना था।
बट अभी क्या करना है, सिर्फ उसने इस चीज को प्रूव करना है, और प्रूव करने से वो फेल हो गया है, तो उस कंडीशन में भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो क्लेम नहीं कर सकता। इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन अटैच की गई है। वो क्या बात कर रही है कि कहते हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर द पेमेंट ऑफ मनी है, मनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस केस में कहते हैं एक्चुअल में उसको मनी पे नहीं करनी। जो पर्सन कह रहा है कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसको एक्चुअल में मनी पे नहीं करनी टू द डिफेंडेंट, ना ही उसको कोर्ट में एक्चुअल में मनी देनी है जब वो केस फाइल करता है। बस उसकी रेडीनेस एंड विलिंगनेस होनी चाहिए, उसको एक्चुअल में देने की जरूरत नहीं है। सेकंड है कि उसको क्या करना है, प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी रेडीनेस और विलिंगनेस है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को उसने एक्चुअल में परफॉर्म कर दिया है, जो उसका पार्ट है उसने परफॉर्म कर दिया है। तो कहते ये चीज उसको करनी बहुत जरूरी है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी रेडीनेस एंड विलिंगनेस है। इससे पहले 2018 में क्या था, 2018 से पहले क्या था, ही मस्ट एवर, अब क्या है, ही मस्ट प्रूव। तो पहले क्या था, उसको सिर्फ अपनी प्लीडिंग्स में इस चीज को मेंशन करना जरूरी था, बट अब उसको इस चीज को प्रूव करना जरूरी है कि उसकी रेडीनेस एंड विलिंगनेस है, या फिर उसने परफॉर्म कर दिया है। तो ये है हमारी पर्सनल बार्स सेक्शन 16 के अंडर। इसके बाद आता है सेक्शन 19, जो बात कर रहा है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सीक्वेंट टाइटल। अब किसके अगेंस्ट कर सकते हैं हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फर्स्ट आ गया ईदर पार्टी देयर टू, वहां पे भी था एनी पार्टी देयर टू, तो जो कोई भी पार्टी है उसके अगेंस्ट, टू द कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी है उनके अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड आता है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, तो जो पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट हैं, तो कहते हैं उनके अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 5000 में तुझे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दूंगा। उसके बाद ए क्या कर लेता है, वो सी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है 6000 में कि मैं तुझे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दूंगा। सी को पता है कि उसने ऑलरेडी बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब इस केस में जो बी है वो ए के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड वो सी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है हमारा एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल। कहते हैं कि कोई पर्सन है, अगर वो किसी टाइटल के अंडर कुछ क्लेम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी हम कर सकते हैं। इसको हम ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए, बी और सी हैं। यहाँ पे बी के पास फॉर लाइफ जो एक प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वो गया है, एंड अल्टीमेटली टू द सी जाना है। अभी बी क्या करता है, बी डी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं तुझे ये प्रॉपर्टी है जो उसके पास लाइफ के लिए है, लाइफ इंटरेस्ट के लिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है विद डी कि मैं तुझे ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले क्या होता है, बी की हो जाती है डेथ। डी को पता था कि उसके पास सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट ही है, एक्चुअल में प्रॉपर्टी जानी है टू द सी। इस केस में कहते हैं जो डी है वो क्या कर सकता है, वो सी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी 2018 में ऐड किया गया है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उसके अगेंस्ट भी हम केस फाइल कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारा न्यूली एमेलगेमेटेड कंपनी। जैसे वहां पे न्यूली एमेलगेमेटेड कंपनी कर सकती थी, तो जो न्यूली एमेलगेमेटेड कंपनी है उसके अगेंस्ट भी जो केस है वो फाइल हो सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारा न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उसके अगेंस्ट भी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल किया जा सकता है। तो ये है हमारा सेक्शन 15, 16 एंड 19। इसके बाद हम सेक्शन 20 को कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू।